गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बोरेक्स के बारे में, ठीक है। बोरेक्स के बारे में तुम्हें बता दिया था, उसका टेट्राबोरेट का मैंने स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जिस बच्चों ने इससे पहली वीडियो देखी थी एक बार रिवाइज करके उसको देख लेना, क्योंकि पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी बेटा वो 23 मिनट के बाद आगे चली नहीं थी, सेम चीज़ रिपीट हो गया था उसमें, ठीक है। तो एक बार जाके देख लेना, अगर जिसने देख लिया बहुत सही है, जिसने नहीं देखा है बेटा एक बार जाके वापस से जो अपनी सेकंड वीडियो आई थी बोरॉन की उसको एक बार देख लेना, ठीक है। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो मैंने पहले वीडियो डाली थी 23 मिनट के बाद वापस से रिपीट हो गई थी 45 मिनट तक वो, ठीक है। तो उसको डिलीट करके एक नई वीडियो डाल के एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो बोरेक्स की हमने बात करी थी बेटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2O। अब बोरेक्स में बड़ी एक खास बात होती है बेटा, बोरेक्स का मैंने लास्ट क्लास जब हमने छोड़ी थी यहीं पे छोड़ी थी कि बोरेक्स में एक बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, ठीक है। बोरेक्स बीड टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जब तुम्हें अननोन सॉल्ट दिए रहते हैं वहाँ पे तुम्हें पहचानने होते हैं कि कौन एसिडिक रेडिकल है कौन बेसिक रेडिकल है, वहाँ पे भी काम आता है बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। होता क्या है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं बेटा, ठीक है, ये बोरेक्स है, इसको जब हीट करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में क्या होगा, जैसे ही हीट करोगे इससे वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे ही बोरेक्स को हीट करना स्टार्ट करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो Na2B4O7 बचा हुआ है, जो बोरेक्स बचा हुआ है, थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर तुम इसको हीट करने जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक ग्लासी बीड मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaBO2B2O3। समझ पाए मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास था बोरेक्स, ठीक है, तुमने इसको हीट करा तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और क्या हो गया, थोड़ा सा स्वेलअप हो गया। इसमें लिखा है ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट स्वेलअप ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके एलिमिनेशन के कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के कारण ये क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है। फर्दर अगर इसको हीट करते हो, जरूरत नहीं टेम्परेचर देखने की, बट अगर इसको हीट करते हो वापस से तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, एक ग्लासी बीड मिलेगा, एक ग्लासी टाइप का क्रिस्टल टाइप मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaBO2 सोडियम बोरेट, ठीक है, प्लस B2O3। तो ये जो पूरा बना हुआ है फाइनली, ये क्या तुम्हारा ग्लासी बीड है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि डायरेक्ट तुम्हें ग्लासी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ग्लासी बीड नहीं मिलेगी। पहले क्या होगा, थोड़ा सा जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक बार, बोरेक्स बीड टेस्ट। उससे पहले एक बार इसको नोट कर लो। आज मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस बताने वाला हूँ। लाइव क्लास के अंदर भी हमने रिएक्शंस की बात करी थी कि बोरॉन अगर रिएक्ट कर रहा है, पूरी बोरॉन फैमिली अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो M2O3 टाइप का बना रही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, हमने बात करी थी, अगर नाइट्रोजन के साथ जा रहा है तो Bn बना था, ठीक है, और Aln बना था। बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है बेटा, ठीक है। या अगर हम बात करें कि बाकी एलिमेंट्स अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने की, ओवरलैपिंग की ट्राई करेंगे तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात हमने कर ली थी, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो B2O3 बना रहे थे। इतनी बात समझ आ गई थी सभी को, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बोरेक्स बीड टेस्ट। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था टेट्राबोरेट का sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 बोरॉन का sp2 और 2 बोरॉन का होता है sp3, ठीक है। आज हम कुछ रिएक्शंस की बातें करेंगे बेटा। उसको समझने से पहले एक बार आराम से एक बात समझना, जो एसिड हमारे पास है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। वापस से बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आ रहे हैं, अदरवाइज वापस इतनी सारी रिएक्शंस तुम्हें रटनी पड़ेंगी। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सेम टर्म यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड 2 तरीके से क्या होता है, क्लासिफाइड किया जाता है। इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर थोड़ा खराब सा हो जाने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड 2 तरीके से होता है क्लासिफाइड, एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड और दूसरे को बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। अब आगे की क्लास में मैं इसको लिखूंगा OA, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है, और इसको क्या बोलूंगा, NOA, चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोल रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड होता है वाटर में। 2 तरीके से क्लासिफाइड कर रहा हूं मैं इसको आगे रिएक्शंस में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। आज से पहले हम डायरेक्ट पढ़ते थे कि मेटल ऑक्सीजन के ऑक्साइड के साथ या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके। आज से पहली क्लासेस में क्या पढ़ा हमने कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यही पढ़ा था कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, बट हर केस में ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले पूछे गए।
ये हर केस में नहीं होता, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा आता है जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट में। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड पहले तो लर्न कर लेना इसको बड़ी तरीके से। KMnO4 अपने पास है, ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, K2Cr2O7, K2Cr O4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट, जितने भी HNO3 हैं, नाइट्रिक एसिड जो भी हैं, चाहे हम बात करें किसकी, डाइल्यूट की, चाहे हम बात करें वेरी डाइल्यूट की, चाहे हम बात करें किसकी, कॉन्क की, कंसंट्रेटेड की, ये सब के सब क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। सब के सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल ध्यान से समझना। लास्ट क्लास को थोड़ी यहाँ पे ब्रेक करके आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोरेक्स में ला के छोड़ दिया है, आराम से समझना। लास्ट में हमने बोरेक्स कंप्लीट करा है, ठीक है। उसके बाद आज मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ कि एसिड को थोड़ा क्लासीफाइड कर रहे हैं, जिससे आगे की रिएक्शंस काफ़ी आसान हो जाने वाली हैं। अदरवाइज बहुत सारी रिएक्शंस को रखना पड़ेगा, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होने वाली हैं, ठीक है। तो आराम से समझना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दो तरीके से क्लासीफाइड कर रहे हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, दूसरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, सही बात है, पर हर किसी केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बेस में बता रहा हूं तुम्हें कि हर किसी केस में ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग गैस ये रिलीज करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं KMnO4 की, जैसे मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं बेटा KMnO4 की बात करूं तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग गैस होगी बेटा MnO2 होगी। कौन सी गैस होगी, MnO2। अगर कोई KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी होगी, MnO2। अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 या K2CrO4 की, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग गैस होगी वो होगी CrO2, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाइल्यूट की, कंसंट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट HNO3 की या नाइट्रिक एसिड की, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग गैस है वो NO2 होती है। इनकी जो करस्पॉन्डिंग गैस होती है वो क्या होती है बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाइल्यूट की है चाहे वेरी डाइल्यूट, इसकी करस्पॉन्डिंग गैस होगी NO2। समझ पा रहे हो, करस्पॉन्डिंग गैस क्या है, NO2। H2SO4 में करस्पॉन्डिंग गैस क्या होगी, SO2। SO4 क्यों नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होना है, ठीक है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो SO4 में नहीं जाएगा। अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो SO4 यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4 में आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग गैस समझ आया क्या बोला मैंने, कि स्ट्रॉन्ग एसिड को दो तरीके से क्लासिफाइड करा है, ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी, ये बात सही है। बट ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होगी। वापस से एक बार समझो, KMnO4 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। KMnO4 है K2Cr2O7, K2CrO4। KMnO4 में करस्पॉन्डिंग गैस MnO2 होगी, K2Cr2O7 के केस में Cr2O3 होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या होगी बेटा, इन दोनों ही केस में जो करस्पॉन्डिंग गैस है वो क्या है, Cr2O3। H2SO4 में SO2 होगी। बाकी जितने भी नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, इसमें करस्पॉन्डिंग गैस है NO2। समझ में आती है बातें, ठीक है। आराम से एक बार इसका चार्ट नोट कर लो, आराम से एक बार देख लो, ये चार्ट नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लो बेटा इसको, हो गया। अब ये चार्ट यहाँ पे लिखने के बाद आगे अपने साथ में रखना कि आगे की वीडियो समझ पाओ, बाकी फिर वरना पीछे रिवाइज करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चार्ट को लिख लो, ठीक है। इस चार्ट को लिखने के बाद अपने पास रख लेना, जिससे आगे की रिएक्शंस आसानी से समझ आए, ठीक है। अगर KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल के साथ तो करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी, MnO2। जितने भी नाइट्रिक एसिड है NO2, K2Cr2O7 या CrO4 में Cr2O3। यहाँ अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात करेंगे तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में क्या होगा बेटा, H2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है, समझ आती बातें, ठीक है। चलो आगे इसकी रिएक्शंस में तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई है X, कोई एलिमेंट है, हमने रिएक्ट कराया किसको, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। NOx का मतलब क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और अभी हमने पढ़ा कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगा बेटा,
H2 गैस रिलीज करेगा, H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। समझ आई बात? कोई एलिमेंट था X, हमने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराया तो क्या रिलीज हुआ बेटा? यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे बेटा यहाँ से, वरना यहीं सबसे ज्यादा फंसते हैं। तुम्हें ये तो दे देगा, मेटल दे देगा, जो भी प्रोडक्ट है वो दे देगा, गैस पूछ लेगा कौन सी बन रही है। तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि मेटल एसिड H2 गैस, ऐसा नहीं होगा। नॉन ऑक्सीडाइजिंग के केस में H2, अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो करस्पॉन्डिंग गैस यहाँ पे बेटा रिलीज होने वाली है। करस्पॉन्डिंग गैस का मतलब क्या है? हम उठा के लेते हैं जिंक को, ठीक है, जिंक उठाया, हमने क्या लिया? कॉन्क H2SO4। मैंने बोला चार्ट बना लेना, चार्ट देखना, हमने क्या लिया? जिंक, कॉन्क H2SO4। देखो अब कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसका मतलब क्या बनने वाला है? करस्पॉन्डिंग गैस बनेगी बेटा। करस्पॉन्डिंग गैस क्या है? H2SO4 की SO2 है, और यहां पे क्या बन जाएगा? ZnSO4। समझ पाए मैंने क्या बोला? कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी उसको रिएक्ट कराएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कराएंगे, तो दोनों ही केस में जो गैसेस रिलीज होंगी वो अलग होंगी। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब H2, अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो हमें क्या मिलेगी? करस्पॉन्डिंग गैस मिलेगी। H2SO4 के केस में कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? OA होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो यहाँ पे जो गैस मिलेगी करस्पॉन्डिंग, वो क्या बेटा? SO2 गैस है। तो अगर Zn रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, डिस्प्लेस करेगा ZnSO4 प्लस SO2। क्लियर है बात? नोट करो। अगर यही डाइल्यूट के साथ ये करे, अगर यही क्या करे? डाइल्यूट के साथ करे, तो क्या करता है? ZnSO4 प्लस H2। ये तुम बचपन से पढ़ते आते हो। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 क्या है? डाइल्यूट H2SO4 क्या है बेटा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कि एक में H2 रिलीज हो रहा है, एक में करस्पॉन्डिंग गैस। H2 किस में रिलीज होगा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग में। याद करना काफी आसान है। अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट, दोनों ही क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। फिर कौन बचा बेटा? केवल एक बचा हमारे पास, डाइल्यूट H2SO4। तो ये तीन क्या होते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा पहला प्रोडक्ट। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इतनी सारी रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ेगा। और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम यहाँ पे जाके करते हैं, अगर तुमसे Zn के कर लिया, जिंक की रिएक्शन करवाई कॉन्क H2SO4 के साथ, तो मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आके गलत कर देंगे, क्योंकि हमने सीधे पढ़ा होता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो आराम से इसमें ध्यान रखना कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो करस्पॉन्डिंग गैस यहाँ पे रिलीज होने वाली है। ये तो बात थी हम किसकी कर रहे थे? जिंक की। अगर हम दूसरा एलिमेंट कोई ले लें, ठीक है, हमने लिया एल्यूमिनियम और लिया डाइल्यूट HCl। मैंने क्या बोला? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में तीन ही है, चाहे HCl की बात करो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, और H2SO4 की बात करो डाइल्यूट। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? HCl लिए। इसका मतलब डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, ये क्या होगा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा। और क्या रिलीज करेगा बेटा? H2। क्या रिलीज करेगा? H2 यहाँ से रिलीज करेगा। अभी इसको थोड़ा देख लेना, रटना मत इसको। क्या बोला हमने? एल्यूमिनियम है, ठीक है, हमारे पास क्या है? HCl है, H प्लस Cl माइनस, Al की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस गया AlCl3, ठीक है। H प्लस अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो H और H मिलके क्या बना देंगे? H2 गैस रिलीज यहाँ पे हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? AlCl3, और क्या रिलीज होगी बेटा? H2 गैस। समझ आसान है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा केस अगर मैं बात करूं, इसको नोट भी करते रहना बेटा साथ साथ में, ठीक है। थैलियम लिया, कंसंट्रेटेड HCl लिया। HCl कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, दो के दो क्या है? NOA, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो ये क्या बनाएंगे बेटा? H2 गैस यहाँ पे रिलीज करेंगे। मैंने क्या करा? यहाँ पे AlCl3 है, यहाँ पे क्या लिया? TlCl। रीजन क्या है? क्योंकि जो थैलियम है ऑक्सीडेशन नंबर 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, Cl1 है, क्रॉस करो क्या हो जाएगा? TlCl। क्लियर है बात? ठीक है। सेम अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड तीनों ही कंसंट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, ये क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। और HNO3 का करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी बोली थी मैंने? NO2 बोली थी। ये बोला था कि अगर HNO3 की करस्पॉन्डिंग गैस की हम बात करेंगे तो क्या होती है? NO2। पीछे एक बार रिवाइज देखना। तो ये NO2 मिल गया तुम्हें, बचा हुआ क्या है? थैलियम NO3,
NO3 क्यों? क्योंकि NO3 में भी -1 चार्ज है, ठीक है, और थैलियम में क्या है +1, तो इनकी दोनों की वैलेंसी 1 होके क्रॉस हो जाएगा तो बन जाएगा TlNO3। आसान है, समझ आ रही है बातें। गैलियम कंसंट्रेटेड H2SO4, नॉन ऑक्सीडाइजिंग में कौन था बेटा? डाइल्यूट H2SO4 था। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। H2SO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी है? SO2 है। करस्पॉन्डिंग गैस का गेम समझ आ रहा है? करस्पॉन्डिंग गैस है SO2, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या? यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी बनेगा SO2। टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? तुमसे पूछ लिया कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ, प्रोडक्ट बन रहा है AlCl3, गैस कौन सी रिलीज हो रही है? तो तुम्हें अगर पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो क्या बनेगा बेटा? H2 यहाँ पे गैस रिलीज होगी। क्लियर है? यहाँ पे तुमसे पूछ लिया कि अगर गैलियम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा वहां पे कि H2SO4 कंसंट्रेटेड अगर कंडीशन में है तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? इसकी करस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होगी कौन सी है? SO2। क्लियर है? नोट करो। समझ आ रही है बातें? तो स्ट्रॉन्ग एसिड को दो तरीके से कैटेगराइज कर लिया, अब इसको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हमने एक बोला करस्पॉन्डिंग गैसेस की बात कर ली। स्ट्रॉन्ग एसिड दो टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड याद करो, बाकी याद नहीं करना है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग में 3 आ गए, 2 तो HCl है, एक क्या है? H2SO4। कौन सा H2SO4? डाइल्यूट H2SO4। नाइट्रिक एसिड जितने भी रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एसिड में रहेंगे, ठीक है। K2Cr2O7, K2CrO4, KMnO4, ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा? ये सभी आएंगे किसके अंदर? तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के अंदर। करस्पॉन्डिंग गैस याद रखना कि अगर Cr कहीं पे दिख रहा है तो Cr2O3 है, अगर Mn कहीं दिख रहा है तो MnO2 है, और अगर H2SO4 दिख रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग गैस SO2 है, ठीक है। नोट करो। अब एक कहानी आती है बेटा कि NCERT में भी लिखा है कि एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो मैंने रिएक्शंस दिखा रखी हैं, क्या बोला? अगर Al HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम है तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें बताया था आज ही की क्लास में कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन को खींच के अपने पास बुला लेता है, यही बोला था। तो अगर एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड, तो क्या बना देगा? Al2O3, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि Al जो एल्यूमिनियम है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मैंने इससे पहली क्लास में भी बताया था, ठीक है। समझ नहीं आया था तो वापस समझना कि एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, या बहुत कम रिएक्ट करेगा, पैसिव नेचर का बन जाता है एल्यूमिनियम। इसका रीज़न क्या है? जैसे ही एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जाएगा तो हल्का सा रिएक्ट करने के बाद बहुत कम रिएक्ट करते ही क्या बना देगा बेटा? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा Al2O3 की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। और अगर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना दी तो फिर फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पैसिव नेचर का हो जाता है। पैसिव नेचर मतलब निष्क्रिय हो जाता है, जो कोई भी क्रिया नहीं करेगा, आगे कोई भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जाते ही क्या हो जाता है बेटा? पैसिव नेचर का होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या बनाता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है Al2O3 की। क्लियर है? समझ आ गई बात है? ठीक है। NCERT जब रीड करोगे यहाँ पे आएगी लाइन, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जाती Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा? वो पैसिव नेचर का होता है, फर्दर HNO3 के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो रिएक्शन विद बेस, अगर बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, कोई भी मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, M हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमने लिया NaOH बेस लिया, तो क्या बनेगा? MOH होल थ्राइस प्लस H2 यहाँ पे रिलीज होगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए जो मैंने लिखा है ना, ये येलो कलर से जो लिखा गया यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। हमने लिया बोरॉन, ठीक है। बोरॉन जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? जैसे ही बोरॉन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा S3BO3, ऑर्थो बोरिक एसिड या बोरिक एसिड, ठीक है। जैसे ही बोरॉन NaOH के साथ जाएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? BOH होल थ्राइस। इतनी बात समझ आ गई? इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, इसके बाद के तुम करोगे बेटा, एल्यूमिनियम के गैलियम के तुम करोगे। क्या बोला? बोरॉन NaOH के साथ गया, क्या बनाया? BOH होल थ्राइस, ये हो गया काम, ठीक है। मतलब बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, इतनी बात समझ आ गई। फर्दर एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, जैसे तुमने एक्सेस NaOH करा और ज्यादा NaOH डाला इसमें, तो ये क्या करेगा बेटा? ये बना देगा, ये था हमारे पास
BOH होल थ्राइस, यही था। यहां से ये क्या करेगा, OH माइनस को फर्दर गेन कर लेगा बेटा, ठीक है। और जैसे ही गेन करेगा तो क्या बना देगा इसको, BOH होल 4, और यहां पे चार्ज आएगा माइनस का। नहीं समझ आया, वापस से देखना क्या बोल रहा हूं, वापस से देखना। हमारे पास क्या था, हमारे पास था बेटा बोरॉन, हमने रिएक्ट कराया है NaOH के साथ, तो बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए अपने। 3 बॉन्ड बनाते क्या बना दिया इसने, BOH होल थ्राइस, ठीक है। हमने एक्सेस NaOH लिया, एक्सेस क्या लिया, NaOH लिया, N+OH माइनस, तो इसमें से जो OH माइनस है, ये OH माइनस को फर्दर B ने क्या कर लिया, गेन करना स्टार्ट किया, गेन कर लिया। अभी हमारे पास कितने OH हैं, 3 OH हैं, इसने एक गेन और कर लिया, तो कितने OH हो जाएंगे बेटा, कितने OH हो जाएंगे, 4। और अगर गेन किया है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें एक पॉजिटिव चाहिए, तो हमने क्या उठा लिया बेटा, यहां से सोडियम उठा लिया। समझ आ गई बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट NaOH के साथ जा रहा है, बोरॉन फैमिली का NaOH के साथ जा रहा है, तो क्या बनाएगा, MOH होल थ्राइस प्लस H2 गैस, ठीक है। एक्सेस में क्या हो रहा है बेटा, इसको ध्यान से समझना, पहले क्या बना, BOH होल थ्राइस, ठीक है। एक्सेस में क्या हुआ कि क्या बन गया, BOH होल 4 माइनस। उस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या आ गया इसकी जिंदगी में, सोडियम आ गया, और सोडियम क्या आती है, क्या बन गया, NaBOH होल 4। क्लियर है बात। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, सोडियम मेटाबोरेट। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा है, NaBO2.2H2O, यहां तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, NaBO2.2H2। क्या है, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है, सोडियम मेटाबोरेट। क्लियर है बात, समझ आती है। देखो आराम से, इसके बाद एल्यूमिनियम उठा के रखेंगे हम यहाँ पे। हो गया, समझ आ गया, ठीक है। चलो इसको रखो यहीं पे, इसको साइड में रख लो। अब उठाते हैं एल्यूमिनियम। हमने लिया एल्यूमिनियम, रिएक्ट कराया किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करती क्या बन जाएगा, AlOH होल थ्राइस। हमने वापस से उठाया किसको, NaOH को एक्सेस में, तो ये एक OH यहाँ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, AlOH होल 4। कौन से चार्ज के साथ, माइनस चार्ज के साथ। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा इसके पास, सोडियम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, NaAlOH4 ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। अगर थोड़ा सा उठा के देखोगे, यहां पे क्या बना था, सोडियम मेटाबोरेट, यहां पे क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा इसका, यहां से तुम फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखे होगे तो यहां से फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। क्या बनेगा, NaAlO2.2H2O। समझ आ गई बात, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं तुम्हें फर्दर, तो इसको नोट करो बेटा, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। NaOH के साथ BOH होल थ्राइस, फिर एक्सेस NaOH के साथ क्या करेगा, एक OH को गेन करेगा और क्या बना देगा, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2, NaBO2, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट करो। एल्यूमिनियम के केस की कहानी समझ आ गई, एल्यूमिनियम की केस की कहानी समझ आ गई बेटा। क्या बोला था मैंने, एल्यूमिनियम था, NaOH के साथ गया तो क्या बनाया, AlOH होल थ्राइस। यहां से इसने क्या करा, एक OH को फर्दर गेन करा, और OH को गेन करते क्या बन जाएगा, AlOH होल 4, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने ले लिया सोडियम, और ये बन गया तुम्हारा क्या, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। लिख लेना इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। गैलियम के केस में सिंपल है, ये आ जाएगा, O3 बन गया, फिर OH को माइनस को गेन करेगा, OH4 बन गया, आगे से Al लगा दो, क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा गैलेट। क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा गैलेट। इसका भी लिख लेना बेटा नाम, वैसे लिख ही लिया होगा अभी तो, लेकिन वापस देख लो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट,
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है? समझ आ रही है ना बेटा बातें? नोट्स प्रॉपर बनाना जिससे याद करना थोड़ा आसान रहे, और अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ आता है वैसे ही लिखना एज इट इज। ठीक है? रिएक्शन विद बोरॉन फैमिली एसिड के साथ अगर देखेंगे, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जब हम बोरॉन की बात कर रहे हैं बेटा, तो बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन नॉन मेटल, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। बाकी क्या है, सबके सब मेटल, तो बेस के साथ वो रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एक बात तो ये, वापस सुनो मैंने क्या बोला, बोरॉन नॉन मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों के साथ। नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब मेटल है, तो केवल किसके साथ जाएंगे, बेस के साथ। बाकी सबके सब किसके साथ जाने वाले हैं, बाकी नीचे के सभी किसके साथ जाएंगे बेटा, एसिड के साथ, सॉरी एसिड के साथ। ठीक है? रिएक्शन विद बोरॉन फैमिली विद एसिड, बोरॉन नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, फिर किसके साथ करता है, बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। पहली चीज तो समझ लो कि बोरॉन नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट करेगा। पहली चीज क्लियर है कि बोरॉन नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी तो बिल्कुल बेसिक चीज से समझना कि बोरॉन को अगर रिएक्ट कराते हो नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस के साथ, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। ठीक है? एल्यूमिनियम अगर एसिड के साथ जाएगा, Al जो HCl है कैसे ब्रेक होगा बेटा, H प्लस Cl माइनस। ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, Al प्लस 3। ठीक है, Cl क्या है बेटा, Cl माइनस है, तो ये 3 है, ये 1 है, तो क्रॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl3। और दूसरी बात, ये जो HCl है चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। अभी हमने पढ़ा था, तो कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, AlCl3 प्लस H2। इतनी बात समझ आई? एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, लिख लेना इसको, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, बेस के साथ अगर जाएगा, अभी हमने देखा NaOH के साथ अगर जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अभी देखा था कि पहले क्या करा, Al ने AlOH होल थ्राइस करा, फर्दर OH के OH गेन करके क्या बनाया था, NaAlO2। अभी जस्ट पीछे देखा था बेटा, ये NaAlO2। तो अगर ये बेस के साथ जाएगा तो इसको तो सिंपल देख लोगे तोड़ के, Al प्लस 3 में टूटेगा, Cl माइनस में क्रॉस कर दो और H2 गैस रिलीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट, H2 गैस रिलीज करेगी। क्यों? क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। थोड़ा यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम अगर बेस के साथ जाता है तो क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अभी जस्ट हमने देखा था, मैं वापस बोल रहा हूँ, रिएक्शन इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, और H2 गैस भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। क्लियर है बात? बोरॉन नॉर्मल एसिड नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर है, एसिड और बेस दोनों के साथ जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है। गैलियम की बात करें, इंडियम की बात करें, चाहे थैलियम की बात करें, ये तीनों ही जाएंगे बेटा किसके साथ, बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ। HCl HCl HCl, ये तीन के तीन क्या तुम्हारे मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, और क्या गैस रिलीज करेंगे यहाँ पे, H2 गैस रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि HCl क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जो गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये तीनों ही किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ। बेस के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, समझ आ गया? क्योंकि जो मेटल होता है वो किसके साथ जाता है बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, GaCl3। क्यों? क्योंकि गैलियम प्लस 3 थैलियम 1, तो क्या बन गया, GaCl3। इंडियम InCl3 भी बनता है बेटा, InCl भी बनता है, दोनों में एग्जिस्ट करता है, InCl भी एग्जिस्ट करता है। बट थैलियम की अगर बात करेंगे तो थैलियम अगर रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो यहाँ पे Cl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ क्या है, 1 है। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1, क्रॉस कर दो, TlCl। ठीक है, इस केस में मैंने क्या बोला था, या एल्यूमिनियम के केस में क्या बोला था, अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे वैलेंसी 3 है, ठीक है, इसकी 1 है, तो ये क्रॉस हो गया, तो क्या बनाएगा, AlCl3। जबकि थैलियम में क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज़्यादा स्टेबल है, तो हम 1 लेंगे, बन जाएगा TlCl। समझ आती बात है? तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन ना एसिड ना बेस, नॉर्मल एसिड ना नॉर्मल बेस के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बेटा, एम्फोटेरिक।
बाकी के नीचे इंडियम, थैलियम और गैलियम 3 के 3 क्या मेटल्स हैं, और मेटल्स हमेशा जाते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करने, और ये जो प्रोडक्ट हैं वो तुम्हें सामने से दिखाई देने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करो बोरॉन की क्या होगा फिर। बोरॉन मैंने क्या बोला बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। बोरॉन हमने लिया HNO3 लिया, ठीक है। जैसे ही बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। और करस्पॉन्डिंग गैस क्या होती है HNO3 की, NO2। अभी बोला था मैंने करस्पॉन्डिंग गैस कौन सी है बेटा, NO2। गैस का गेम समझ आ गया ना, करस्पॉन्डिंग गैसेस का, KMnO4 करस्पॉन्डिंग गैस MnO2, K2Cr2O7 Cr2O3 करस्पॉन्डिंग गैस, K2Cr O4 करस्पॉन्डिंग गैस Cr2O3। अगर हम बाकी जितने भी देखेंगे HNO3 सब के सब उठा लो, जितने भी हैं, डाइल्यूट हो, कंसंट्रेटेड हो, वेरी डाइल्यूट हो, सबका क्या होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग गैस NO2। H2SO4 की बात करेंगे, कौन से H2SO4 की बात करेंगे देख लेना एक बार वापस, ठीक है। ये क्या बनाएगा, SO2, कॉन्क H2SO4 SO2 करस्पॉन्डिंग गैस। बोरॉन HNO3 के साथ जाएगा, लेकिन कौन से HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या बेटा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको क्या बना देगा, बोरिक एसिड, और रिलीज होगी ये गैस। ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एसिड, H2SO4 के साथ। ये क्या बनाएगा तुम्हारा, बोरिक एसिड, और गैस यहाँ पे चेंज होएगी। तो दोनों में फर्क क्या है बेटा, अगर हम H2SO4 की बात करें, चाहे नाइट्रिक एसिड की, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, दोनों के दो हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड। बट जो गैस है, गैस दो की दो अलग है बेटा। एक में NO2 रिलीज हो रही है HNO3 के केस में, और H2SO4 के टाइम पे रिलीज हो रही है बेटा SO2। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आज ये कवर करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं तुम्हें वापस से एक बार एक चीज़ बता के जाता हूँ कि जो एसिड है उसको तरीके से देख लेना, रिएक्शंस काफ़ी आसान हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, एल्यूमिनियम HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ये कहीं पढ़ोगे तो उसका रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया कि जाती वो क्या बना देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते ही वो क्या हो जाएगा, पैसिव नेचर का हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।